अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में बखैर आफियत होंगे। मेरे बच्चों, हमने नज़म मेरा वतन जो है और जिसका शायर शफ़ीउद्दीन नय्यर है, उसको हमने अच्छी तरह से पढ़ा और उस नज़म के अशार की हमने तशरीह भी अच्छी तरह से की। लेकिन आज हम इस नज़म के जो सवालात हैं और इनके जो जवाबात हैं, हम उनको पहले समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम इनके जवाबात को लिखने की कोशिश करेंगे। तो मेरे बच्चों, सबसे पहला सवाल जो है वो है फरहंग। तो जो आपकी किताब बहारिस्तानी उर्दू में सफ़ा नंबर 111 पर दर्ज है, तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब बहारिस्तानी उर्दू को सफ़ा नंबर 111 पे खोलिए तो आपको वहाँ फरहंग दिखेगा। वहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं और उनके माने भी दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं अल्फाज को मैंने यहाँ वाइट बोर्ड पर दर्ज किया है, तो उनके माने भी लिखे हैं और उनको अपने आसान से जुमलों में इस्तेमाल भी किया है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो है कमरी। कमरी जो है ये फाख्ता किस्म का एक परिंदा है जिसकी आवाज़ नहायत ही गूंजदार होती है। तो इसको मैंने अपने जुमले में यहाँ इस्तेमाल किया है। कमरी वो परिंदा है जिसकी आवाज़ नहायत ही गूंजदार होती है। और उसके बाद चकोर। चकोर भी एक किस्म का परिंदा ही है, लेकिन कहा जाता है कि ये चांद का आशिक है। तो अब मैंने इसको अपने यहाँ पे जुमले में इस्तेमाल किया है। चकोर वो परिंदा है जो चांद का आशिक है। इस तरह से बन। बन का माने है जंगल। हमारे वतन के वन यानी हमारे वतन के जंगल सरसब्ज व शादाब हैं। इस तरह से गल्ला यानी अनाज। हमारे वतन में गल्ले की काफ़ी मिकदार मौजूद है। और इस तरह से मेवे यानी खुश्क फल। मेवे यानी खुश्क फल जैसे अखरोट, बादाम, किशमिश वगैरह। इसको हमने यहाँ पे जुमले में इस्तेमाल किया है। मेवे खाना यानी खुश्क फल खाना सेहत के लिए मुफीद है। तो इसके बाद है प्यारे बच्चों तरकारियाँ यानी सब्जियाँ। आज हमारे वतन में तरकारियों की कोई कमी नहीं है। इस तरह से गुलकारियाँ यानी नकाशी करना। गुलकारियाँ का मतलब क्या है? नकाशी करना। हमारे यहाँ आजकल यानी आजकल हमारे यहाँ इस हमारे मुल्क में लकड़ी की भी नकाशी यानी गुलकारियाँ की जाती हैं। यानी आजकल हमारे यहाँ लकड़ी पर गुलकारियाँ की जाती हैं। सैराब पानी से भरा हुआ। हमारे वतन के चमन और फुलवारियाँ सैराब हैं। उसके बाद है चश्मा यानी ज़मीन से उबलता हुआ पानी। हमारे वतन में चश्मों की काफ़ी तादाद है। इस तरह से रवां। रवां मीन्स चलता हुआ, बहता हुआ। मेरे वतन के चश्मे जो हैं यानी मेरे वतन के चश्मे रवां हैं। इस तरह से फिरदौस। फिरदौस का मतलब है जन्नत। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा था, सबक में पढ़ाया भी था, एक फ़ारसी का एक शायर है, अगर फिरदौस बरोए ज़मीन अस्त हमें अस्त, हमें अस्तो हमें अस्त। यानी अगर फिरदौस यानी जन्नत ज़मीन पर है तो कहाँ है? हमें है, हमें है, हमें है। एक फ़ारसी है, अस्त का मतलब हो गया है। बहरहाल
اس کے بعد ہے پھر جو گما یعنی شک. جنت کو بھی ہمارے چمن پر گمان ہے. یہ شاعر فرماتے ہیں اپنے شعر میں کہ جنت جو ہے، جنت کو بھی ہماری اس زمین پر شک ہے. جیسے کہ اس نے شعر میں کہا تھا، کہاں تک بیاں اس کی ہو خوبیاں، یعنی کہاں تک بیاں ہوں اس کی خوبیاں، ہے فردوس کا اس چمن پہ گما. یعنی ہمارے ملک میں کی وطن کی کتنی بھی خوبیاں بیان کی جائیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جنت جو ہے اس کو بھی ہمارے اس چمن پر شک ہے. اب ہم نے یہاں پہ اس گما کو اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ جنت کو بھی ہمارے چمن پر گما ہے. اس طرح سے دلکش یعنی دل لبھانے والا، ہمارے وطن کی زمین نہایت ہی دلکش ہے. اس طرح سے باغ ارم، باغ ارم جنت کا باغ ہے. باغ ارم جنت کا باغ ہے. جیسے کہ آپ نے شعر میں بھی پڑھا ہوگا، یہ باغ ارم ہے، یہ باغ عدن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن. اس باغ ارم کو یہاں پر میں نے اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ شاعر شفیع الدین نیر اپنے وطن کو باغ ارم سے تشبیہ دیتا ہے. اس طرح سے باغ عدن، باغ عدن جو ہے وہ جنت کا وہ باغ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا. یعنی باغ عدن، باغ عدن کو جب ہم استعمال کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، میں نے ابھی بھی آپ کو پڑھایا کہ باغ عدن وہ باغ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا. اس طرح سے ہم نے پہلے بچوں آج فرہنگ کے جو تمام الفاظ تھے ان کے معنی بھی ہم نے لکھے، اور ان الفاظوں کو ہم نے اپنے جملوں میں استعمال کیا. تو کل انشاءاللہ ہم اسی سبق کا، یعنی میرے وطن کے سبق کا، جس کو شفیع الدین نیر نے لکھا ہے، درج کیا ہے، جو شاعر ہے اس کے، ہم اس کا کل دوسرا سوال کریں گے، کیونکہ دوسرے سوال کے بہت سارے پارٹس ہیں تو ان کو بھی ہم انشاءاللہ کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.